अंदर अंदर आ जाओ, यहीं खड़ा हूँ। साइड हो जाए, बहुत ज्यादा मारपीट हो रही है। अब हो जाएगी ज्यादा, अब दूर हो जाएगी। भाई मेरे पापा है, मेरे भाई हो, मेरे पापा है, मेरे भाई हो, मेरे पापा। अभी तो शुरू होने दे, रुक जा, तमाशा देख अभी तू, अभी काम शुरू हुआ तेरा, अभी देखता जा कितने लोग आएंगे यहाँ। तू चिंता ना कर, तू समझ गया। पंजाबी बंदे ना पंद्रह ब्याह तेरा, पंजाबी बंदे ना 15 ब्याह तेरा, तेन पता वो वेख के हरियाणे मेरा फार्म हाउस है गई, समझ गया। मेरे फार्म है बड़े हरियाणे च, समझ गया मेरे बारे। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल चौहान। आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में है और यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे पूरे संसार को शर्मसार हो जाना चाहिए कि आज भी हमारे समाज में जाति को लेकर कुछ ऐसे शब्द कहे जाते हैं जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा देंगे। इस वक्त हमारे साथ में जो व्यक्ति मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और इनका पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार मैडम, मेरा नाम सूरज है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस मुद्दे पे संज्ञान लिया और हमारी बात सारे लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मामला कुछ 24 तारीख का था और जिसकी वीडियो भी आपने कई देखी होगी, वो मल्टीमीडिया पे ये चल रही है। और एक हमारा पड़ोसी है, राहुल नामक व्यक्ति है, J1 विकासपुरी में वो रहता है, मैं J53 में रहता हूँ। मैडम, कुछ गाड़ी में मेरी खराबी आने के कारण मैंने गाड़ी मजबूरी के तौर पे मैंने वहाँ गाड़ी पार्क की, उसके घर से बहुत दूर। और फिर भी उसने व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि मेरा पड़ोसी है। उसने ना किसी गार्ड से पूछा, ना किसी सोसाइटी मेंबर से पूछा। उस व्यक्ति ने पुलिस कंप्लेंट की मेरे खिलाफ, मेरी गाड़ी के लेकर के कि ये गाड़ी अवैध रूप से खड़ी हुई है। पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी की डिटेल से मेरा एड्रेस, जो मेरा मूल एड्रेस है, हाउस नंबर 217 डबल स्टोरी हरिजन कॉलोनी का, तो उस मुद्दे को लेकर के मेरे साथ जातिवाद किया गया है। मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे जाति सूचक शब्दों से। पुलिस वालों ने कहे ये शब्द, या जो व्यक्ति आप बता रहे हैं आपके पड़ोसी थे, क्या नाम था उनका? पड़ोसी का नाम राहुल बताया है और ये जो शब्द है ये उसी ने ही मुझे इस तरीके से बात की है। क्यों, उसको जानकारी मेरे नंबर, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से हो गई थी कि इसका ये नाम है और ये एड्रेस है। एड्रेस से मेरा पता लग जाता है कि मैं किस जगह से रहता हूँ या किस जगह से मैं निवासी हूँ। तो मैडम, जैसे ही मेरे पास थाने से कॉल आता है कि अपनी गाड़ी हटा लीजिए, मैं तुरंत में वहाँ जाता हूँ। 9 मिनट के अंदर अंदर मैं पहुँच भी जाता हूँ। मैं पुलिस वाले को उसको कॉल भी कर देता हूँ कि मेरी गाड़ी का तो टायर पंचर है, मैं कैसे हटाऊँ गाड़ी। तो वो इतने में वो व्यक्ति आता, क्योंकि उसकी सोची समझी साजिश थी कि मैं अपनी इसकी गाड़ी को पंचर कर दूंगा, मुझे समय मिल जाएगा आने का। वो उसका पुत्र और उसके पड़ोसी, जिनका मैं नाम जानता नहीं हूँ, और ये 3-4 जने थे। इन्होंने मुझसे आते ही गाली गलौज, माँ बहन की इन्होंने गालियाँ दी मुझे और हाथापाई भी मेरे साथ की। और जाते जाते ये, जैसे मैं पुलिस को भी कंप्लेंट कर रहा हूँ, आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, तो उसने व्यक्ति ने मुझे जाति सूचक शब्द दिखाए, जो कि बहुत ही, मैं इन शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को तो ये शब्द शोभा नहीं देते पढ़े लिखे व्यक्ति को। आज ये 2025 चल रहा है, कोई रूढ़िवादी नहीं है कि लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और हमारा आर्टिकल 17 जो कि इक्वालिटी बताता है, तो उसका गणन हो रहा है सीधा सीधा। 24 तारीख का मामला आप बता रहे हैं, कौन सी गाड़ी थी आपकी और 24 से अब तक क्या कार्रवाई हुई? मैडम, मेरी गाड़ी ब्रेजा थी और 24 से अभी तक अगर हम 1 तारीख की बात करें, हमने हर एक तरीके से प्रयास कर लिए। हम मिन्नतें भी करके आगे, कमिश्नर साहब को भी मैंने लेटर दिए, डीसीपी साहब को भी लेटर दिए और अपने एसीपी साहब से भी मैंने कोऑर्डिनेट किया फ़ोन पे, परंतु उनका ढीला ढाला रवैया था। जब हमने अपने लोगों को
लाखन भाई हैं हमारे, और कई सारे मेरे भाई थे जिनको मैंने संपर्क किया। मैंने अपनी समस्या बताई कि मेरे साथ जो है प्रताड़ना हुई है, तो उन्होंने तुरंत में संज्ञान लिया। हमारे समाज के, हमारे परिवार के सभी व्यक्ति इकट्ठे हुए, तो हमने एसीपी के पास जाने का सोचा। तो एसीपी ने इतने हमारे समाज की भीड़ को देख करके, जो कि बहुत ही आक्रोश में था, ऐसे शब्दों की निंदा कर रहा था, वहाँ जा कर के हमने उनसे बात की कि आप एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे हैं, 24 तारीख का मामला है, अभी तक आपका इतना ढीला ढाला रवैया क्यों है, क्या आपके पास कोई रिश्वत आई है कि आप इस पर छोड़ रहे हैं? क्योंकि SC/ST का प्रावधान ही यही है, तत्काल संज्ञान लेना होता है। और 24 तारीख से 1 तारीख तक का अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। 1 तारीख को फिर एसीपी वहाँ पे आए और उन्होंने मेरी जो कंप्लेंट है उसके एफआईआर रजिस्टर की। और कल की अगर हम बात करें तो कल 6 तारीख थी, जैसे मेरे पास एक एडवोकेट का सर्विस आती है, यानी कि जब भी हम कोई कोर्ट में एप्लीकेशन या पिटीशन या कोई भी केस फाइल करते हैं तो दूसरी पार्टी को एक कॉपी देनी होती है। तो उसने व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मेरे पास भेजी। मैंने तुरंत में ही लाखन जी से संपर्क किया और मैंने बताया उनको कि मेरे पास ऐसे ऐसे आए हैं। तो माननीय संजीव कुमार जी हैं, जो कि जज रह चुके, उन्होंने समाज की सेवा के लिए जज की नौकरी को लात मारी है और उन तक ही मेरी ये बात पहुंची और वह कोर्ट में भी प्रस्तुत हुए मेरे लिए। और जैसा कि मेरे को पता लगा कि उस व्यक्ति ने हर एक तरीके से, चाहे वो हमारी न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो हमारी पुलिस प्रशासन हो, उसने इस तरीके से झंझोड़ दिया है कि उसकी हाँ में हाँ हर व्यक्ति मिला रहा है। जैसे यानी आपका साफ कहने का मतलब है कि उन्होंने सभी को रिश्वत दी है, जिसकी वजह से सब उनकी तरफ। मेरा मानना बिल्कुल ये है, अदरवाइज ये मामला इस तरीके का, इस पर तुरंत संज्ञान लेना होता है। जब इतना ढीला ढाला रवैया मैं देख रहा हूँ पुलिस प्रशासन का, और जब न्याय व्यवस्था भी हमारा कोई साथ नहीं दे रही है, परंतु न्याय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो कि लोकतंत्र को बनाए रखती है, आम जन साधारण की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। तो ऐसे में तो सामने जज साहब ही कह रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, ये तो छोटी सी बात है। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, ये जज ने कहा है आपसे? कौन से कोर्ट के जज ने बोला है? कोर्ट नंबर 35 हाई कोर्ट की हाई कोर्ट में था। जज साहब का नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। और यही बात हुई कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। दूसरे काउंसिल है जिसका मैं नाम आपको बता देता हूँ, उनका नाम है मोहित माथुर। वो सीनियर एडवोकेट हैं, वो बार काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो वो इतने प्रसिद्ध अधिवक्ता है कि उनसे बात करने के ही लाखों रुपए वो उन फीस चार्ज करते हैं। तो अगर वो स्टैंड हो रहे हैं, स्टैंडिंग काउंसिल बन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये 8 से 9 लाख में उन्होंने से कम वो स्टैंड हुए होंगे। और उन्होंने जज साहब को एग्री किया कि हाँ हम तो सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। परंतु जो हमारे काउंसिल थे माननीय संजीव कुमार जी, उन्होंने इस चीज़ की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने समझाया कि आप वकालत कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि ये जो ऑफेंस है ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जिसके अंदर कोई भी लापरवाही या कोई भी सेटलमेंट मान्य नहीं होती है। तत्काल इसमें एक्यूज की अरेस्ट होनी चाहिए होती है और पुलिस को तत्काल संज्ञान भी लेना होता है। तो अब आखिर में कोर्ट का क्या फैसला रहा है? अब आप लोगों को कोई और तारीख दी गई है या कोई फैसला सुनाया गया है? देखो, कोर्ट ने जो तारीख दी है, सितंबर की तारीख दी है, 10 सितंबर। तो उसमें यही है कि सामने वाली जो पार्टी है, राहुल हैं और उनके काउंसिल है, उन्होंने ये पक्ष रखा कि मैंने उन पे जानलेवा वार करने की कोशिश की, जो कि एक सरासर मेरे पे इल्ज़ाम है। अगर आपके पास सबूत होता तो आप दिखा चुके होते। और उनका ये मानना है कि उन्होंने रिट पिटीशन लगाई कि इस एफआईआर को क्वैश किया जाए। ये क्या कमाल है, ये न्याय व्यवस्था के साथ क्या खिलवाड़ या मजाक किया जा रहा है कि SC/ST एक्ट के 1 तारीख को एफआईआर हुई है और 6 तारीख को आप क्वैशिंग की भी रिट पिटीशन लगा देते हो, भी हाई कोर्ट में। ये सीधा सीधा दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर कि ये व्यक्ति डर जाएगा। परंतु मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, मान सम्मान की लड़ाई है
और मान सम्मान की लड़ाई में अगर मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, मैं हंस के निछावर कर दूंगा, पर समाज को कभी भी झुकने नहीं दूंगा। आपने पुलिस प्रशासन से इस बात पर सवाल उठाए कि जब 24 तारीख का केस था तो 1 तारीख को एफआईआर क्यों हुई, एफआईआर में इतना समय क्यों लिया गया? जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये इनका बहुत ही ढीला ढाला रवैया था। ये मुझे बातें सुनाए जा रहे थे कि आप कल आना, शाम को आना, परसों आना, मुझे टाइम पे टाइम दिए जा रहे थे। मैं जाता हूँ मिलने तो मुझे ये कह करके आश्वासन देके भगा दिया जाता है कि कोई बात नहीं, हम बुलाते हैं, उसको टाइट करेंगे। क्या टाइट करने की बात है? अब टाइट करेंगे इस मामले में। ये कौन से थाने में केस दर्ज कराया आपने? ये विकासपुरी थाने में है, जिनका एसीपी तिलकनगर थाने में बैठते हैं। आईओ का नाम पता है आपको? आईओ जो है एसीपी इंद्राज मीणा जी हैं, और उनके पास ये केस है क्योंकि एट्रोसिटी के केस को एक एसीपी लेवल का ही ऑफिसर हैंडल करता है। तो अब जिस व्यक्ति से आपकी बहस हुई थी या जो भी आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं, आपके पास उनके खिलाफ सबूत है कि उन्होंने आपको जाति सूचक शब्द बोले हैं, आपके बीच जो भी लड़ाई हुई है, आपने अपनी गाड़ी अपने घर के पास पार्क की थी या उस व्यक्ति के घर के पास पार्क की थी? क्योंकि मोहल्ले में बाकी लोगों को परेशानी ना होकर केवल उन्हीं को क्यों दिक्कत हुई? मैडम, सबसे पहले तो सबूत की बात। सबूत मैं पहले ही दिन से 24 तारीख का जो ये वारदात हुई मेरे साथ, मैं उसी दिन ही एसएचओ को और उसके 4 से 5 दिन बाद एसीपी को ये मैं सबूत प्रस्तुत कर चुका हूं। परंतु वो कोर्ट में आकर के ये कहते हैं कि मेरे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है या मैं उसको अरेस्ट करूं। ये सीधा साधा आपको दिख ही रहा है कि जो माननीय न्यायालय के सामने वो मुकर सकते हैं, तो मेरी तो औकात ही क्या है। और रही बात गाड़ी की पार्किंग की, जहां हम पार्क करते हैं ये कॉमन पार्किंग है, बेसिकली एक एमसीडी का रोड है। आप जानते हैं दिल्ली जैसे शहर में पार्किंग की समस्या है, तो सारा जो हमारी सोसाइटी एक जगह ही गाड़ी पार्क करती है। परंतु जो वो इंसिडेंट था, मेरी गाड़ी बीच रोड पे आकर के रुक गई थी। मैंने धक्का लगा करके बहुत ही किनारे पे, ना किसी के घर के सामने ना किसी के एंट्री के पास, इस तरीके से लगाई कि किसी भी जनसाधारण को कोई भी असुविधा ना हो, कोई भी परेशानी मेरी तरफ से ना हो। और वो अगर कहते हैं तो उसके दीवार के साथ भी नहीं हम कहेंगे तो मैंने रोड पे गाड़ी लगाई थी, जो कि एमसीडी का रोड है, जिसपे जनसाधारण का सामान्य अधिकार है। तो ऐसा क्यों हुआ कि बाकी सभी को कोई दिक्कत ना होकर केवल उन्हीं व्यक्ति को दिक्कत हुई? राहुल आपका नाम बता रहे हैं, उन्हें इस चीज से क्यों परेशानी हुई जब गाड़ी साइड में लगी थी? मैडम, ये लोग मनुवादी लोग हैं, ये इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, जातिवादी की मानसिकता रखते हैं कि कोई भी शूद्र, कोई भी SC ST का व्यक्ति कि हमारे लेवल का या इतनी अच्छी गाड़ी या इतना पढ़ा लिखा या हमारी सोसाइटी में कैसे रह रहा है, इनसे इनको दिक्कतें होती हैं, इनसे इनको बुखार चढ़ता है कि ये व्यक्ति इतना ऊपर कैसे पहुंच गए हैं। आपने कहा कि आपकी गाड़ी के नंबर से उन्होंने एड्रेस वगैरह पता किया था, कि इससे पहले भी वो ये बात जानते थे कि आप कौन से समाज से बिलोंग करते हैं? मैम देखिए, मैं वहाँ रेंट पे रहता हूँ। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे वो रेंट पे मकान दिलवाया था। मेरे आधार कार्ड पे मेरा मूल एड्रेस है, जिस पे साफ साफ लिखा है। तो ना बताते हुए भी उनको, उस व्यक्ति को मालूम था। और जब हम सोसाइटी के मीटिंग्स में जाते हैं तो सब एक दूसरे से संबोधित होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी को मेरे बारे में नहीं पता हो। तो अब आपकी क्या मांग है? क्योंकि आपको तारीख तो बहुत लंबी दे दी गई है कोर्ट से, अभी जून चल रहा है, सितंबर की आपको डेट दी गई है। तब तक आप क्या चाहते हैं कि इस मामले को इतना लंबा खींचा जा रहा है, तो प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मैंने देखो, मेरी तो सिर्फ एक ही मांग है, न्याय की। रही बात जो वो व्यक्ति पैसों के दम पे, रसूखदारी के दम पे वो पुलिस प्रशासन को या न्याय व्यवस्था को झंझोड़ रहा है, पर मेरा ये मानना है एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते कि न्याय व्यवस्था हमारी बहुत मजबूत है। एक व्यक्ति या कोई हमारा न्यायाधीश या कोई भी जज पैसों के लिए कोई भी अपने ईमान को नहीं बेचेगा। ये स्वाभिमान की बात है। हमें संविधान पे यकीन है और न्याय व्यवस्था पे यकीन है। एक ना एक दिन मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा। इसका पैसा कभी तो ख़त्म होगा, कितना ये दे देगा। और जो इतना लंबा टाइम जो दिया है, तो उसके लिए मैं इस चीज़ के लिए मैं पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि वो वहाँ जा कर के भी जज साहब को ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, ना कोई वीडियो है। तो ये उन्हीं की साठगांठ है। मतलब आपने सभी तरह के सबूत दिखा दिए गए हैं, उसके बाद भी कोर्ट में मना किया जा रहा है कि नहीं दिखाएं? बिल्कुल मैम। तो आपने कोर्ट में अपने सबूत पेश किए हैं?
नहीं, अभी तो एडमिट तो वो एसीपी साहब ही करेंगे ना, क्योंकि वो आईओ हैं इस केस के, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। पर उन्होंने मुझसे कहा कि एक पेन ड्राइव में दे दीजिए, जबकि बकायदा मैं उनको पेन ड्राइव, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, उनका नोटिस भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मेरे पास नोटिस आ जाता है 6 तारीख का कि आप 2 बजे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। मैं तो 24 तारीख से इन्वेस्टिगेशन का वेट कर रहा हूँ कि कब इन्वेस्टिगेशन हो, मैं ज्वाइन करूँ। लोग दिखावे के लिए वो मुझे नोटिस भी भेज देते हैं और मैं उनसे हर अगले दिन या हर घंटे बाद मैं उनसे कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ फ़ोन के माध्यम से कि सर मैं कब आऊँ, मैं अभी कोर्ट में हूँ, मैं अभी वहाँ पे हूँ, आप थाने में 4 बजे पहुँचिए। 4 बजे आप अपनी सुविधा के अनुसार आप बुला रहे हैं, एक पीड़ित का भी तो देखिए। घर परिवार मैं भी चला रहा हूँ, मैं भी तो अपना निजी काम करूँगा, मैं खाना कैसे खाऊँगा अगर मैं कमाऊँगा नहीं तो। बिल्कुल, आपने पूरा केस समझा कि किस तरह से आज के जमाने में भी लोग जाति को कितना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अब ऐसे में एक छोटे पार्किंग विवाद से चलकर कि गाड़ी मजबूरी में जहां पर लगानी पड़ी थी और वो भी किसी के घर के आगे, किसी ऐसी जगह पर नहीं थी कि उससे दूसरों को हानि पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा विवाद हुआ जिसके चलते जाति सूचक शब्द कहे गए, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। अब एक पूरे समाज के वर्ग के लोगों को अगर आप कुछ शब्द कहते हैं तो उन पर क्या बीतती है ये कोई दूसरा नहीं समझ सकता। ऐसे में जब लोग इकट्ठा हुए और कानून व्यवस्था इस तरह से अंधापन दिखाएगी कि इतनी सुनवाई नहीं हो रही है। 24 तारीख के मामले के बाद 1 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई है, कोर्ट ने 6 को सुनवाई करी, लेकिन कोर्ट ने अब सितंबर की डेट दे दी है। मामला खींचा जा रहा है और यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने ये शब्द कहे हैं वो लगातार कानून को, प्रशासन को पैसे खिला रहे हैं, जिसकी वजह से इस केस को इतना लंबा खींचा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा और जिस चीज के लिए, न्याय के लिए ये इतनी गुहार लगा रहे हैं, इतने कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, वो न्याय इन्हें मिलता है या नहीं। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली से मैं किंजल चौहान, देखते रहिए VS News 48 दिल्ली।